क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 1 वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स चल रहा है, उसमें आप लोग पिछली वीडियो में कुछ आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में आप लोगों ने कुछ देखा था। आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से किसी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। साथ में गुणनखंड विधि से भी हम लोग दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स और यह लेसन 1 है और लेसन 1 है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। और आज इस चैप्टर का लेक्चर 2 होगा। मैं लेक्चर 2 लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाएंगे। तो बच्चों आज आप लोग कोई दो संख्या हम लोग आपको दिए जाएंगे, उसका एग्जाम्पल देखा जाएगा और वो दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से कैसे हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं यह हम लोग देखा जाएगा। और जब एग्जाम्पल हम आपको बता देंगे तो आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आइए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रहा है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इसका यह अर्थ हो गया, यह HCF निकालना है। आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बच्चों आप लोगों को इसका और इसका HCF निकालना है। तो आइए इसके पिछले आप लोग पहले देखे थे कि अगर हम लोग A कोई और B कोई दो संख्या रहती थी जिसमें A बड़ी है और B छोटी है, A बड़ी है और B छोटी है, तो A में B का हम लोग डिवाइड करते थे, Q बार जाता था और यहां से शेषफल R आ जाता था। तो हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म उसका जो लेमा यूक्लिड विभाजन लेमा जो था, उसका जो प्रमेयिका थी वो क्या कर रही थी कि A बराबर B गुणे Q प्लस R हुआ था, जहां R का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। तो इसी विधि का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व किया जाता है। अब सॉल्व में हम लोग देखेंगे
कि इन दोनों संख्याओं में ये 40,000 है, ये 12,000 है, ये 4,000 है, सॉरी ये 4,052 है और ये 12,576 है। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ी संख्या है? देख रहे हैं कि 12,576 बड़ी संख्या है और 4,052 छोटी संख्या है। इसका मतलब इसमें किसको ए माना जाएगा, किसको बी माना जाएगा? आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों कि इसको हम लोग मानेंगे ए और इसको हम लोग मानेंगे बी। तो ए बराबर क्या हो गया? 12,576 और बी बराबर हो गया 4,052 हो गया। अब आइए हम लोग इधर रफ कार्य करते चलेंगे। आपको ए में बी का भाग देना है, अर्थात 12,576 में 4,052 का भाग देना है। तो हम लोग भाग देंगे। अब भाग देंगे तो ये कै बार जाएगा? लगभग ये 4 तिहाई 12 यानी 3 बार जाएगा यह। तो 3 बार ले जाएंगे तो कितना होगा? 3 गुना के 6, 3 5 15 और 15 हो यहाँ लिखा जाएगा और 3 चौका 12 हो गया। घटाएंगे बच्चों 0 2 4, 420 पर अंक गिर रहा है। तो अब यहां से यह होगा क्या? इसको लिखेंगे क्या? यहां रिमाइंडर जो आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है बच्चों, यह शेषफल 0 नहीं आ रहा है। ये तो r का मान हो गया, यह वाला जो था a था, ये वाला b है और ये वाला जो अंक है यह q है। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नियम में अगर लिखना हो हमको तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला स्टेप इसमें आ रहा है कि 12 5 7 6 को लिखेंगे। देखिए a बराबर b गुणे, b की जगह पर क्या है? 40,52 है बच्चों, गुणे q की जगह पर क्या होगा? 3 होगा और प्लस r की जगह पर 420 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह r का मान 0 नहीं आया, यानी 420 आ रहा है, 0 तो है नहीं बच्चों। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जब यह स्टेप 0 नहीं आया तो अब होगा क्या कि अब ये 40,52 को जो हम लोग a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? हम लोग b मानेंगे। देखिएगा तो अब a बराबर क्या हो गया? 40,52 हो गया और b बराबर हो गया 420, यानी 420 हो गया। तो अब हम लोग अगला स्टेप देखेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, रफ कार्य हटा देते हैं। अब अगला अगर हम लोग देखें तो a बराबर क्या आ गया? 4,052 आ गया और b जो हो गया 420 हो गया। तो फिर 4,052 में 420 का भाग देंगे तो ये 4 9 36, 9 बार 4 9 36, 4 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 बार ले जा सकते हैं क्या? देखिए तो 9 बार लेके जाते हैं, देखते हैं 9 बार ले जाएंगे 0, 9 गुना के 18, 420, 405 है, 4 0 9 0 0, 9 गुना 18 और 9 चौको 36 और 1 37 हो गया। देख लीजिएगा बच्चों तो 0 9 गुना 18 और 9 चौको 36 और 1 37, घटाइए तो 2 हो गया और यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो गया। ठीक है, तो यह 272 हो रहा है, 420 से 272 कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखे हैं? यह हो गया a बराबर, यह था b बराबर यही है, यह जो हो गया यह q का मान आ गया और यह आ गया r का मान आ गया। और फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि यह r का मान 0 नहीं आया, 272 पर आ रहा बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे कि a बराबर होता ना, a बराबर b गुणे q प्लस r। तो a की जगह पर हो गया 40,52 बराबर b की जगह पर हो गया 420
और गुणे क्यू की जगह पर हो गया बच्चों 9 और आर की जगह पर हो गया 272 हो गया। अभी भी यह आर का मान 0 नहीं आया, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बी मानेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। यह प्रक्रिया कब तक हम लोग ले चलेंगे, जब तक यह रिमाइंडर शेषफल 0 न आ जाए। तो आइए बच्चों हम लोग फिर इसको मिटा देते हैं। अब अगला स्टेप देखते हैं, रफ्तार में करते चल रहे हैं। ए बराबर हो गया 420, बी बराबर हो गया 272, जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है, तो 420 में फिर हम लोग 272 का भाग देंगे, तो 2 दूना के 4, मुझको लग रहा कि 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 272 हो गया, घटाएंगे 8 हो गया और 11 में से 7 जाएगा तो 4 होगा और यहाँ 1 हो गया, 148 हो गया। तो इसको फिर हम लोग क्या तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, तीसरे स्टेप में लिखेंगे कि 420, देखिएगा अब इसमें ए बराबर क्या आ गया था, ए बराबर आ गया 420 और बी बराबर आ गया 272 आ गया। तो फिर हम लोग ए बराबर लिखेंगे, अर्थात 420 बराबर बी गुणे बी की जगह पर 272 हो गया, गुणे क्यू की जगह पर क्या होगा 1 होगा और आर की जगह पर क्या होगा बच्चों, यही आर है ना, आर की जगह पर 148 हो गया। अब यहां पर भी यह आर का मान 0 नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग फिर ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। आइए फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगला स्टेप जो होगा, ए बराबर होगा 272 और बी बराबर होगा 148 होगा, तो फिर ए में बी का भाग देंगे, अर्थात 272 में 148 का भाग देंगे, तो मुझको लग रहा कि एक बार जाएगा और यह हो गया 148 हो गया, घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा तो 4 होगा और यहाँ हो गया 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया, 124 हो गया। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, तो इसलिए अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, दिखाई दे रहा होगा, अब देखना पड़ेगा हमें बाद में। अब हम लोग लिखेंगे 272 बराबर ए बराबर बी है, बी कितना बच्चों उसमें, देखिए यह था ए, यह है बी, यह है क्यू और यह है आर, ठीक है। तो बी का मतलब हो गया ए बराबर बी गुणे बी का मतलब 148 हो गया, क्यू की जगह पर 1 हो गया, आर की जगह पर 124 हो गया। तो ये 3 स्टेप हम लोग कर चुके हैं और 3 स्टेप में भी आर का मान 0 अभी नहीं आया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ आर का मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए फिर यह ए का काम करेगा और ये वाला जो होगा बी का काम करेगा। तो आइए आगे अब हम लोग देखते हैं। ए बराबर 148 हो गया, ए बराबर 148 हो गया, बी बराबर 124 हो गया। अब ए में फिर बी का भाग देंगे हम लोग, ए में जब बी का भाग देंगे हम लोग बच्चों, तो यह आएगा क्या, 148 में फिर हम लोग 124 का भाग देंगे, मुझको लग रहा कि एक ही बार जाएगा, 124 हो गया तो यह आ गया 4 और यह आ गया 2। अब कुछ शेषफल कम होता चला जा रहा है। तो यह तो था ए बराबर, यह था बी बराबर, यह था क्यू, यह ए है और यह बी है और यह क्यू है और यह आर है। तो हम लोग ए बराबर लिखेंगे। फिर अब चौथा स्टेप हो रहा है ए बराबर, ए का मतलब 148 हो गया,
बराबर b गुणे b की जगह पर 124 हो गया, गुणे q की जगह पर 1 हो गया, r की जगह पर 24 हो गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया बच्चों। अब फिर यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको a मानेंगे और इसको हम लोग b मानेंगे। तो a बराबर क्या मिल करके आएगा, देखें तो अब a बराबर, इसको मिटाते चल रहा हूँ बच्चों, इसको मैं मिटाते चल रहा हूँ, रफ कर चुकी है, आप लोग करते जाएंगे, देखते जाएंगे। a बराबर हो गया 124 और b बराबर हो गया 24। तो फिर 124 में हम लोग 24 का भाग करेंगे तो यह जाएगा 6 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार देखते हैं, 5 बार ले जाएंगे, 5 चौको 20, 5 गुना के 10 दो 12, 5 चौको 20, 5 गुना 10 दो 12, 4 आ रहा है। अब ये भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। अब यह हो गया, यह लिखेंगे 124। देखिए अब यहां से a बराबर क्या आ गया, पांचवा स्टेप क्या रहा कि a बराबर हो गया 124, b बराबर हो गया 24 और यहां से लिखेंगे 124 बराबर b गुणे यानी कि 24 गुणे 5 और धन 4 हो गया। ठीक है, और अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे a और इसको मानेंगे b। ठीक है, तो जो पांचवा के बाद छठवां स्टेप जो आएगा, इसमें आ रहा कि a बराबर 24 और b बराबर 4 आ गया। अब फिर देखते हैं, भाग दे करके देखते हैं बच्चों क्या पोजीशन है, रिमाइंडर 0 आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो 24 में 4 का भाग देंगे तो 4 छका 24, 0 आ गया, 0 आ गया बच्चों, आ गया 0। इसका मतलब यह होगा कि 24 को लिखेंगे 24 a बराबर b गुणे b का मतलब हो गया 4 गुणे और b गुणे q की जगह पर 6 हो गया और r की जगह पर 0 हो गया। यहाँ पर r का मान 0 आ गया, इसलिए यह होगा HCF। जो b होगा, b जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, HCF का HCF होगा, यह हो गया 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। HCF क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग इसका HCF हम लोग निकालते हैं। HCF ये भाग विधि एक तरह का है, जिस तरह से भाग विधि से आप लोग पिछली कक्षाओं में निकालते थे, है ना, एकदम सेम वही मेथड, बस इसको लिखने का तरीका थोड़ा बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन लेमा का प्रयोग करके उसके रूप में आप लोग लिखते जाइए और लिख करके बताइए कि इसका HCF कितना आ रहा है। अगर HCF आ गया है, आप लोग देख लिए हैं, तो यह 4 आ गया और आप लोग इसमें कैलकुलेशन में अगर कहीं गलती होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, हमने केवल मेथड बताया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से दो संख्याओं का HCF निकालते हैं। जब दो संख्याएं दी जाती हैं तो इन दोनों संख्याओं में देखा जाता है कि कौन संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसको a मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको b मानते हैं। अब a में b का भाग देते हैं, तो जब a में b का भाग देंगे तो आपको इस रूप में आएगा। ठीक है, अब उसमें जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो जो b होगा वो a में बदल जाएगा और जो r होगा, जो रिमाइंडर होगा वो b में बदल जाएगा। यह प्रक्रिया हम लोग तब तक करते जाते हैं जब तक उसका रिमाइंडर 0 न आ जाए, और जिस दिन रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिससे भाग दिए रहेंगे वही उसका HCF होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह मेथड जरूर समझ में आया होगा और आप लोग इसको फेयर कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल कोई देखते हैं। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम आपको इसको अगला कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो HCF भी निकाला जाएगा। वो आप भाग विधि से तो निकालते थे, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इससे पहले आप लोग नोट करें।
तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल समझने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना भूल गया कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अर्थ क्या होता है। ये निकालते हैं तो ये क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ये ध्यान दीजिए, जैसे 5 लिखा और 15 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समाप। मैं पहले लघुत्तम लिख देता हूं। लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए। तो इसका लघुत्तम और महत्तम तो हम लोग निकाल लेते हैं, परंतु वो होता क्या है बच्चों, ये मैं आप लोग को जरा सा समझा दूं। देखिए 5 और 15 का लघुत्तम जब निकालते हैं तो गुणनखंड विधि की बात करता हूं। चलिए गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो यह तो 5 है, 5 को हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 1 ही लिख सकते हैं। और दूसरी संख्या 15 है, इसका भी हम लोग फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जैसे 15 है तो यहां से आएगा 5 गुणे 3 कर दें, या 3 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 5 कर दें, है ना। या लास्ट में मैं लिख देता हूं, इसको मैं 1 गुणे 5 कर दिया और इसको लिख दिया 1 गुणे 3 गुणे 5 कर दिया। ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले निकालेंगे एचसीएफ। ये क्या चीज होता है एचसीएफ, कि दोनों संख्या 5 थी और दूसरी संख्या 15 थी। तो 5 का गुणनखंड हमने किया, गुणनखंड तो होगा ना, एक उसका फैक्टर मैंने मान लिया, 1 गुणे 5 लिख दिया इसको। तो इन दोनों गुणनखंडों में, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, कौन सा उसमें फैक्टर जो है कॉमन हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जो फैक्टर कॉमन हो रहा है, एक इसमें मिल जा रहा है, देखिए 1 मिल जा रहा है और इसमें से यह 5 मिल जा रहा है। तो यह 1 गुणे 5 जो होगा, 5 एकम 5, इसका यही एचसीएफ आएगा, यही इसका एचसीएफ आएगा। और एलसीएम की मैं बात करूं, अगर एलसीएम की बात करूं तो जो मिल रहा है उसको भी लिखा जाएगा। जैसे 1 गुणे 5 तो मिल गया था और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। अगर 3 संख्या रहेगी, 2 में अगर मिलेगा तो उसको 2 ही में मिला लेते हैं, मगर यहाँ फिलहाल 2 ही संख्या है। तो 2 संख्याओं में यह 1 इसमें मिल गया बच्चों, 5 इसमें मिल गया और 3 नहीं मिल रहा तो इसमें इसको भी इसमें लिया जाएगा। तो यह हो गया 5 यानी 15। इसका जो एलसीएम आ गया 15। मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह 5 और 15 आया तो यह क्या है, यह एचसीएफ 5 आया, इसका क्या अर्थ हुआ, एलसीएम क्या आया, इसका क्या अर्थ हुआ। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसको लघुत्तम समापवर्तक। देखिए महत्तम लघुत्तम से ही पता चल जाता है, हिंदी का जो वर्ड है ना। लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी संख्या, महत्तम का मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, महत्तम का मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या और लघुत्तम का मतलब छोटी सी छोटी संख्या। इसका अर्थ तो यही होगा। तो यह 5 जो आया, यह आया क्या, मैं ये बता दूं आपको कि वो कहेगा क्या कि 5 और 15 दो संख्याएं दी गई है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे, देखिए इसमें मैं लिख दे रहा हूं जिससे, यानी 5 और 15 जो दो संख्याएं दी हुई है, तीसरी कोई ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे अगर इसमें और इसमें दोनों में भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से भाग चली जाए।
पूर्ण रूप से भाग चली जाए, दोनों में जानी चाहिए। तो यहाँ पर यह दे रहा कि 5 ही है, 5 ही है। 5 से अगर हम भाग देंगे इस 5 में तो भी भाग चली जाएगी, और अगर 15 में मैं भाग दे रहा हूं इस 5 से तो 3 बार जाएगा, ये भी भाग चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यह एचसीएफ का मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या, वो बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग दें तो वो दोनों भाग जो है रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, शेषफल 0 आ जाए। ठीक बच्चों, तो आप लोग देख रहे हैं कि शेषफल इसमें 0 आ गया, भाग चल गई पूर्ण से। तो आप लोग को एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया होगा कि दो संख्याएं दी हुई है और एक तीसरी संख्या और एक ऐसा बताइए, बड़ी सी बड़ी संख्या बताना। बहुत सी संख्याएं आएंगी, 1 से भी भाग चली जाएगी, इसमें देखिए 1 से इसमें भाग चली जाएगी और इसमें भी चली जाएगी, 2 से तो जाएगी नहीं, 3 से जाएगी इसमें तो इसमें नहीं जाएगी, 4 से जाएगी नहीं, 5 से इन दोनों संख्याओं में भाग। अब 5 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं होगी, है कि नहीं, जो इन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाए एक साथ तो भाग पूर्ण रूप से चली जाए। तो महत्तम समापवर्तक का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब लघुत्तम का क्या अर्थ है इसको मैं बताता हूं। लघुत्तम का अर्थ है कि छोटी सी छोटी संख्या, छोटी सी छोटी संख्या। जैसे वो 5 और 15 दे दिया है और आपसे कहेगा कि 5 और 15 दे दिया है तो वह तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या छोटी से छोटी बताना है। ठीक है, जिसमें मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जिसमें, जिसमें माने वो तीसरी संख्या जो आएगी जिसमें इससे भाग देंगे तब भी पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी और 15 से भाग देंगे तब भी पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी। ये देखिएगा, महत्तम का मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या, यह है बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। और यह जो है लघुत्तम का मतलब छोटी सी छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, माने इससे अब छोटी नहीं होगी। तो देखिए 5 और 15 है और तीसरी एक संख्या कोई ऐसी बताइए जिसमें इससे भाग दिया जाए, किससे, 5 से अगर भाग दिया जाए वह संख्या तो पूर्ण रूप से भाग चली जाए, या 15 से भाग दिया जाए तो भी वह पूर्ण रूप से भाग चली जाए, वो तीसरी संख्या बताना है। तो वो तीसरी संख्या कितनी आ रही है, 15 आ रही है। देखिए तो 15 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 5 से भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी, और अगर 15 से भी 15 में भाग देंगे तो 15 एकम 15 ये पूर्ण रूप से भाग चली जाएगी। है तो देखिए छोटी छोटी संख्या, 15 से ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए 45 हो गया तो 45 में भी भाग चली जाएगी, मगर 45 जो आंसर आएगा वो 15 से क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए छोटी सी छोटी मैं बताया। तो मुझको लग रहा है कि लघुत्तम महत्तम का हम अर्थ समझ गए। महत्तम का मतलब वो हो गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन दोनों संख्याओं में भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से भाग चली जाए। लघुत्तम का मतलब हो गया, लघुत्तम का अर्थ यह हो गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें इन दोनों संख्याओं से अलग अलग भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से भाग चली जाए। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लघुत्तम महत्तम का अर्थ समझ में आ गया होगा। इस पर सवाल आपको आगे बनेंगे, बड़े अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं बच्चों, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लघुत्तम और महत्तम। मगर फिलहाल हम लोग को 10वीं के सिलेबस में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग को अध्ययन करना है, इसलिए उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसको पहले आप लोग अगर नोट करने लायक चीज हो तो नोट करिए, फिलहाल हम इसको मिटाते हैं और अगला कोई आपके बुक से एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग आपके बुक से कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक रहेगी, ठीक है बच्चों। और इसमें से जो एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 2 है,
एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, यह हम लोगों को दिखाना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह क्या कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2 के रूप का होगा और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। आइए इसको देखा जाता है। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन लेमा का वो जो रूल देखे थे आप लोग कि अगर a बड़ा है और b छोटा है बच्चों, तो आप लोग लिखते थे कि a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां r का मान नॉट इज इक्वल टू 0, जहां r का मान यहां पर था, r का मान 0 से बड़ा था और b से क्या था, छोटा था। ये लेमा की बात कर रहा हूं, यूक्लिड विभाजन लेमा, उसका प्रयोग से जो एसएफ निकाल लेते उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन लेमा कह रहा था कि अगर कोई दो संख्या है a और b है और दो संख्याओं को अगर हम लोग इस रूप में भाग दे करके लिखें तो दो संख्याएं एक और आ जाती है, q और r आ जाती है। तो वह कह रहा कि वह a एक संख्या है, ये संख्या है ना। तो कह रहा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक, माना वो प्रत्येक धनात्मक संख्या a है, माना धनात्मक समपूर्णांक a है, माना धनात्मक समपूर्णांक a है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ये सॉल्व कर रहे हैं कि माना धनात्मक समपूर्णांक क्या मान दिया हम लोगों ने, a मान दिया। तो अगर वो समपूर्णांक होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो अब देखिए इस a को हम लोग अगर इससे हम लोग तुलना करें, इससे देखिए 2q है, यहाँ pq है, यहाँ पर 2q है, तो और प्लस मैं यहाँ पर r लिख देता हूँ, मान लेता हूँ, यहाँ पर a है। तो b बराबर क्या नजर आ रहा है, b बराबर है 2 आ रहा है, इसमें b बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो b बराबर जब 2 आ गया तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान आपको 0 रखना है। तो अगर मैं यहाँ से सम संख्या होने के लिए a है और यहाँ पर लिखूंगा सम संख्या होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, यदि मैं 2 से भाग करूं, देखिए b वही ना जिससे हम लोग भाग करते थे। तो अगर मैं 2 से भाग करूं उस संख्या में तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहां से अगर मैं शेषफल 0 कर दूं, शेषफल क्या कर दूं, 0 कर दूं। तो अगर मैं शेषफल 0 कर दूं तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 2q मिल जाएगा, 2q मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर कंडीशन की बात करूं तो b बराबर 2 है, तो r का मान क्या हो सकता है, r का मान हो सकता है कि 0 हो जाए या 0 से बड़ा हो जाए, मगर 2 से छोटा हो। तो r का मान या तो 0 होगा या तो 1 होगा, यही में होगा बच्चों। एक बार फिर ध्यान दीजिए, दर्शाइए कि यह समपूर्णांक 2q रूप का होगा और विषम पूर्णांक 2q+1 रूप का होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर वो मान लेते हैं धनात्मक समपूर्णांक a है, या मैं केवल पूर्णांक ही मान लूं a है कि नहीं। तो अगर मैं लिख देता हूं माना पूर्णांक a है, देखिए यहां से लिख देता हूं कि माना पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक ए है। तो अब वो कह रहा है कि सम संख्या के लिए दिखाइए कि 2q होगा, तो सम संख्या के लिए r का मान 0 होना चाहिए, और विषम संख्या के लिए देखिए सम संख्या होने के लिए r का मान 0 होना चाहिए। सम संख्या होने के लिए r का मान क्या होना चाहिए? 0। तो जब r का मान 0 रखेंगे बच्चों तो a बराबर क्या मिल जाएगा? 2q मिल जाएगा। कन्फर्म हो गया? कह रहा था कि दर्शाइए, दिखाइए, तो हम लोगों ने दिखा दिया। क्या दिखा दिया बच्चों? कि मान लेते हैं तो धनात्मक पूर्णांक a है, और a में जब हम 2 का भाग दिए हैं तो शेषफल 0 आ गया। यदि शेषफल 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे कि वो संख्या कौन सी है? वो संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या का जो रूप आ रहा है 2q रूप का आ रहा है। और विषम संख्या होने के लिए अगर 2 से मैं भाग करूं तो शेषफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए बच्चों। देखिए वहां पर कंडीशन में भी दे रहा है, विषम संख्या होने के लिए, विषम संख्या होने के लिए r का मान क्या होना चाहिए? शेषफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर मैं शेषफल 1 की बात कर दूं, इसमें अगर मैं शेषफल 1 रख दूं तो वह तो विषम संख्या आ जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखिए r का मान मैं 1 रखने जा रहा हूं, तो a बराबर होगा 2q + 1, और जब 2q + 1 हो गया तो यह संख्या क्या आ गई? विषम आ गई। तो a एक बार सम संख्या हो रही है और a ही एक बार विषम संख्या हो रही है। तो सम संख्या होने के लिए इसका रूप क्या आ जा रहा है? a बराबर 2q + 1 आ रहा है। वही कारण दिखाइए, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप का होता है। तो हम लोगों ने देखा कि r का मान 0 होगा तभी तो 2 से भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तभी तो सम संख्या होगी बच्चों। तो r का मान एक बार 0 कर दे, तो r का मान जब 0 इसमें पुट कर दे रहे हैं, देखिए इसमें अगर हम लोग पुट कर दे रहे हैं r का मान 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर 2q आ जाएगा। तो सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए r का मान अगर हम लोग 1 रख दें, इसमें r का मान अगर हम लोग 1 रख दें, है ना, तो मिलेगा क्या? a बराबर 2q + 1। तो यह सम संख्या के लिए रूप हो गया और यह विषम संख्या के लिए रूप हो गया। तो हमें यकीन है कि आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल मैं देखता हूं बच्चों, इसको पहले बहुत जल्द नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 3 इसमें दिया हुआ है। आइए आपकी बुक से एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों। और यह 3 क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा दर्शाइए कि, दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1, 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं जहां q एक पूर्णांक है। तो आइए बच्चों, अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। देखिए यह सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या यह पूछ रहा है। कह रहा दिखाइए कि
दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है। तो जो दिखाने के लिए कहे बच्चों ना, उसी को आप लोग उस रूप में लिखिए। जैसे यह होता है a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां r का मान 0 या 0 से बड़ा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। यही होता है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 जो है यहाँ से, अगर मैं इसको इस रूप में अगर मैं देखूं तो b का केवल आप पता करिए कि b इसमें कितना होगा, इससे चाहे इससे, दोनों से अगर कंपेरिजन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि bq प्लस r, तो b बराबर क्या आपको मिलेगा, b बराबर मिलेगा 4 मिलेगा, यहाँ से b बराबर 4 मिलेगा। या यहाँ से मैं अगर bq प्लस r से कंपेरिजन करूँ तो b बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, b बराबर तो 4 ही आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि b का मान 4 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से होगा क्या, r का मान होगा क्या, r का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और b का r मान कितना है, 4 है, इसलिए यह 4 से कम होगा। यानी जो रिमाइंडर आएगा इस रूप का जो फॉर्म आ रहा है, जो फॉर्म इस रूप में आ रहा है, तो इसमें a r का मान 0 से बड़ा और 4 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, तो आपको यहाँ से 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर सम पूर्णांक की बात करूं तो सम पूर्णांक में तो शेषफल आपका 0 भी आ सकता है या शेषफल आपका 2 भी आ सकता है ना। तो यह 0 और 2 वाला तो कट जाएगा, 0 और 2 वाला तो कट जाएगा। जो a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 4q प्लस r जो लिखा है, यहाँ पर अगर a 4q प्लस r के बराबर है बच्चों, तो b बराबर तो 4 आ रहा है। अब वह कह रहा कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, यह जो a वाली संख्या इसके बराबर है बच्चों, तो मैं इस पर अध्ययन करूं चाहे इस पर अध्ययन करूं, अगर मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूं तो इसके बराबर ही होगा। तो आइए मैं r का मान धनात्मक विषम पूर्णांक होने के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होने के लिए, अगर विषम पूर्णांक होने के लिए शेषफल क्या होना चाहिए, या तो शेषफल 1 हो जाए या शेषफल 3 हो जाए, यही इसमें आ रहा है, या तो 1 हो जाए या तो 3 हो जाए, आगे तो कोई है नहीं। तो अगर मैं 1 रखता हूं इस वाले फॉर्म में, देखिए जो दिखाने के लिए कह रहा हूं वो आ जा रहा कि नहीं आ रहा, ये देखा जाए। अगर मैं मान लेता हूं कि r बराबर 1 रखता हूं, तो यह विषम धनात्मक पूर्णांक क्या बनेगा, 4q प्लस 1 के रूप का बनेगा। केवल दिखाना है, बहुत घबराना मत बच्चों, बहुत ये कठिन कोई चैप्टर नहीं है, लेसन है, घबराइएगा मत, बस केवल इसको हमें दिखाना इसमें। अभी आपको अच्छे सवाल आपको प्रश्नावली के मिलेंगे। तो यहाँ से जब हमने यहाँ पर पुट कर दिया r बराबर 1 पुट कर दिया तो यह आ गया, और एक बार इसी में हम लोग पुट करेंगे r बराबर 3 पुट करेंगे, यहाँ से r बराबर हम लोगों ने 1 पुट कर दिया इसमें, तो यह आ गया। अब r बराबर जब 3 इसमें पुट करेंगे तो a बराबर क्या मिलेगा, 4q और प्लस 3 मिलेगा, है कि नहीं, 4q प्लस 3 मिलेगा। तो यही दोनों आपको दिखाना था कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो जो आप लोगों ने देख लिया, यही दोनों आंसर आ जाएंगे, दिखा दिया गया। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को जो एग्जाम्पल मैंने बताया और जो आप लोगों को महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का जो नियम बताया आपको, वो दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब आपकी एक्सरसाइज जो होगी, बेटा वह 1.1 है, 1.1 है। और 1.1 में इस एक्सरसाइज में आप लोग कुछ सवाल जरूर लगाइएगा,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग के होमवर्क का ये काम कर रहे हैं, आप लोग होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि यह एक्सरसाइज आप लोग घर पर हल करिएगा। अगर जो क्वेश्चन ना समझ में आवे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन हम आपको लगा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही लेक्चर रहेगा। आप लोग घर से मैं आप लोग का इंतजार करूंगा कि आप लोग कौन कौन सा क्वेश्चन लगा चुके हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आपकी तरफ से आ रहा है, मैं उसका इंतजार करूंगा। और आज के लिए इतना ही मैं लेक्चर बताया और इसी के साथ इसको मैं आज क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा आप लोगों की तरफ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।